चलिए, गुड इवनिंग क्लास। बच्चे थोड़े धीरे धीरे आते हैं तो थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ। प्रियांशी अग्रवाल गुड इवनिंग। एकता शर्मा गुड इवनिंग। नेहा सचदेवा गुड इवनिंग। कृष्णा गुड इवनिंग। काजल सिंह नमस्कारम बोल रही है, अब इसका जवाब नमस्कारम। जसप्रीत सिंह बग्गा गुड इवनिंग। आशीष वर्मा गुड इवनिंग। सलोनी गुप्ता गुड इवनिंग। तो आज सी एस एग्जीक्यूटिव लेवल पे ये लास्ट अमेंडमेंट सेशन है ना। सी एस एग्जीक्यूटिव का मंडे तक हो गया था, अब आज मॉड्यूल सेकंड का भी हो जाएगा, है ना। उसके बाद अजय, नमन, सलोनी गुप्ता, यश जैन, यश चौहान, नमन गोधा, फरहान अहमद, है ना। गुड इवनिंग टू यू ऑल। चलो, आज मैंने गलती से गुड मॉर्निंग नहीं बोला, है ना। जसप्रीत जसप्रीत सिंह बग्गा, वो आते आते देखो डिमांड कर रहा है, सर गाइडेंस क्लास कब होगी। कराता हूँ वो भी, बस एक सेशन सी एस प्रोफेशनल के अमेंडमेंट का बचा हुआ फ्राइडे को, उसके बाद, है ना। तुषार झा प्रणाम सर। प्रणाम सर का तो रिएक्शन ऐसा था, प्रणाम 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 प्रणाम, है ना। चलिए जी, तो स्टार्ट कराऊं। चलिए, तो मुझे लगता है मनीषा ठाकुर भी आ गई। ये शॉर्ट फॉर्म में नमस्कार लिखने के बजाय नमस ही लिख के छोड़ दिए। देखते हैं दुनिया कितनी शॉर्टकट होती जा रही है ना। यश चौहान, प्रियांशी अग्रवाल। बाकी मेरी दिली चाहत है कि एक बार दिसंबर वाले बच्चों से मैं जूम पे मिलूं, है ना। यूट्यूब लाइव में चलो टू वे कम्युनिकेशन होता है, लेकिन टाइप करके एक बार फेस टू फेस हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो देखता हूँ, अगर होगा तो गाइडेंस क्लास जूम सेशन के थ्रू कर दूंगा। मनीषा ठाकुर, गो अचीवर्स, सलोनी गुप्ता गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कितने बच्चे इसमें तैयार हैं कि सर जूम सेशन के थ्रू आप करवा दीजिए गाइडेंस क्लास। पर इतने बच्चे जुड़ेंगे कैसे एक साथ, इतने सारे बच्चे। नीतीश शर्मा, नेहा सचदेवा बोल रही है हाँ सर जूम के थ्रू करवा दीजिए। तो किसी के पास जूम का सब्सक्रिप्शन है तो मुझे अपना शेयर कर देना क्योंकि मैंने सुना जिनके पास सब्सक्रिप्शन होता है उनके लिए अनलिमिटेड लोगों को जोड़ने की फैसिलिटी होती है। पर मेरे पास तो ऐसा कोई सब्सक्रिप्शन है नहीं, तो वो 100 बच्चे को ही मैं जोड़ पाऊँ। काजल सिंह कह रही है फेस टू फेस करा दो। फेस टू फेस मैं तो चाहता ही हूँ, फेस टू फेस में मेहनत भी कम लगती है ना। एक बार सारे बच्चे आ जाएंगे, 400-500 आराम से हो जाएगा, है ना। चलिए जी। अच्छा, ये बोल रहे हैं जूम पे कराइए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, जो पहले आएगा उसका कराइएगा, है ना। चलिए जी। खैर, अब सारे बच्चे मुझे लगता है आ गए हैं। अगर कोई छूट गया है तो उसको भी जगा दो कि लाइव सेशन स्टार्ट हो गया है ना। अब सारे बच्चे मेरे से ना पूछते रहते हैं फेस टू फेस क्लासेस कब स्टार्ट होगी, मतलब डेली बेसिस पर 20 से 22 बच्चे तो ज़रूर पूछते हैं मेरे से। अब देखो, सजल भारद्वाज भी यही पूछ रहा है। अब मैं तो चाहता हूँ जल्दी से स्टार्ट हो जाए, लेकिन चांसेस हैं बहुत जल्द अब स्टार्ट हो जाएगा। अब दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक में स्टार्ट होने के चांसेस हैं, है ना। तो चलिए जी, स्टार्ट करें फिर। चलो स्टार्ट करते हैं हम। ईबीसीएल अमेंडमेंट, सिक्योरिटी लॉ का अमेंडमेंट मैं पहले करा चुका हूँ, कंपनी लॉ का अमेंडमेंट करा चुका हूँ, एसबीसी का अमेंडमेंट करा चुका हूँ, न्यू इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस का अमेंडमेंट करा चुका हूँ, जीआईजीएल का अमेंडमेंट भी करवा चुका हूँ, है ना। अब ये सारे अमेंडमेंट जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं जिनको नहीं मालूम है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे सर्च मारना मिल जाएगा। और मैंने पहले भी बताया था कि दिसंबर तक के अमेंडमेंट आप लोग सारे के सारे दिसंबर अटेम्प्ट के हैं, तो दिसंबर 2020 आईसीएसआई एग्ज़ाम में अपियर होने के लिए आपके पास दो अमेंडमेंट्स होने चाहिए। एक तो जून जो बाद में हुआ जुलाई, फिर हो गया अगस्त 2020, इसका अमेंडमेंट आपको करना है। प्लस अभी जो मैंने दिसंबर में कराया है, तो दिसंबर में ज़्यादा अमेंडमेंट है नहीं, तो मेन जो अमेंडमेंट है वो कब का है, जून जुलाई अगस्त वाला जो अमेंडमेंट है। और उसका जो जून जुलाई अगस्त में जो मैंने अमेंडमेंट कराया था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो सारे बच्चे डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स के लिंक को यूज़ करके
जून जुलाई अगस्त वाले अमेंडमेंट कर सकते हैं, है ना। तो ये दोनों अमेंडमेंट जरूर करना, खासकर वो जून जुलाई अगस्त वाला, चूंकि ज़्यादा अमेंडमेंट वही है, तो वो तो जरूर करना, है ना। तो ये दोनों अमेंडमेंट जब कर लेंगे तब आप दिसंबर के लिए आप एक तरीके से फुल्ली अपडेटेड माने जाएंगे, है ना। तो चलिए जी, ईबीसीएल के अंदर जो चेंजेज हैं वो सिर्फ किसके अंदर एग्जैक्टली फेमा के अंदर, है ना। तो फेमा का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस बार आपको पता होगा आईसीएसआई के सप्लीमेंट को करवा रहा हूँ। बाकी आज सप्लीमेंट के अलावा भी कुछ एक्सट्रैक्ट मैं आईसीएसआई मॉड्यूल से भी उठाऊंगा। उन्होंने मॉड्यूल में कुछ स्पेशल ऐड किया था, है ना, डेट इंस्ट्रूमेंट वाली कहानी, उससे भी कुछ एक्सट्रैक्ट निकाल के पढ़ाऊंगा आज, है ना। तो जो सप्लीमेंट में है वो तो है ही, सप्लीमेंट के अलावा भी कराऊंगा थोड़ा बहुत, है ना। चलिए जी, आईसीएसआई की वेबसाइट पे आते हैं, एकेडमिक पोर्टल में आते हैं, यहाँ पे हम आते हैं न्यूज़ सिलेबस, स्टडी मटेरियल, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, उसके अंदर मॉड्यूल सेकेंड ईबीसीएल सप्लीमेंट। ठीक है, अगर आप देखें ईबीसीएल सप्लीमेंट में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, वो फेमा के ही अमेंडमेंट्स हैं। तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले तो जो बुक निकालना है आप लोग को वो ईबीसीएल वॉल्यूम फर्स्ट, आप सब जानते हैं ना, ईबीसीएल वॉल्यूम फर्स्ट, ईबीसीएल वॉल्यूम फर्स्ट सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर है, फेमा के ऊपर है। फेमा के ऊपर हमने अलग से बुक बनाया हुआ ना एक, ईबीसीएल वॉल्यूम फर्स्ट, वो निकाल लीजिए। ठीक है, सारे बच्चों ने निकाल लिया, सारे बच्चों ने निकाल लिया। जो सीएस प्रोफेशनल के बच्चे हैं उनको भी बेनिफिट होगा, क्योंकि सीएस प्रोफेशनल का कोर्स अपने आप में सीएस एग्जीक्यूटिव को इंक्लूड करके चलता है। तो सीएस एग्जीक्यूटिव के जितने भी अमेंडमेंट मैंने कराए हैं सब सीएस प्रोफेशनल के बच्चों को भी करना ही है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सारे बच्चों ने बुक निकाल लिया ना, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेसन 5 एफडीआई, एफडीआई के अंदर जो चेंज है, अब जो चेंज है वो ज़रा ध्यान से सुनो, मैं सीधा पेज नंबर बता रहा हूँ। पेज नंबर 73 पे पहुँचो तुम लोग, पेज नंबर 73 पे पहुँचेंगे। ये लो पहुँच गया मैं, पेज नंबर 73। पेज नंबर 73 पर जब पहुँचेंगे तो ये एफडीआई चैप्टर का इंट्रो ही है ना। यहाँ पे देखो अमेंडमेंट है ना। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अमेंडमेंट है, यहाँ बांग्लादेश के बारे में कुछ बातें हुई थी, अब उसको डिलीट करके अब ये वाला यहाँ पे जोड़ना है ना। देखिए, सबसे पहले ये है ना, जनरल कंडीशंस ऑन एफडीआई, हु कैन इन्वेस्ट इन इंडिया, मतलब इंडिया को एफडीआई कौन दे सकता है ना। एफडीआई के नाम पे इंडिया में कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है। एफडीआई समझते हैं ना, भारत के बाहर से जब भारत में पैसा आता है तो उसको क्या बोलते हैं हम एग्जैक्टली, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना। तो चलो यहाँ पे बड़ा ओपन एंडेड लाइन लिखा हुआ है कि कोई भी नॉन रेजिडेंट एंटिटी, है ना, कोई भी नॉन रेजिडेंट एंटिटी इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है। इसका मतलब सीधा है कि भाई इंडिया को जब पैसा मिल रहा है तो फिर पैसा लेने में कोई मना थोड़ी करता है ना। तो उसमें थोड़ी सिलेक्टिव हम होंगे, हम सीधा बोल रहे हैं कि भाई कोई भी नॉन रेजिडेंट है ना, सब आके पैसा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा यहाँ लिखा ना, सब्जेक्ट टू द एफडीआई पॉलिसी, है ना। एफडीआई पॉलिसी के अंदर थोड़े बहुत रोक टोक होंगे, उन रोक टोक को मानना पड़ेगा, और कुछ सेक्टर्स ऐसे होंगे जिनके अंदर एफडीआई मना है ना। तो रोक टोक दो तरीके का है, एक तो एफडीआई पॉलिसी के अंदर कुछ लोगों को रोका जा सकता है कि नहीं आप भारत को एफडीआई नहीं दे सकते, और कुछ सेक्टर्स जो इंडियन सेक्टर्स हैं उनको मना किया जा सकता है कि आप एफडीआई नहीं ले सकते। चलिए, तो ये तो जनरल बातें, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। अब अमेंडमेंट क्या है वो यहाँ पे, अगर आप लोग के पास बुक है ज़रा बताओ तो, जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है वहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ है। जब तक तुम यहाँ लिखोगे नहीं मैं आगे बढ़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे यूट्यूब लाइव इसलिए हो रहा हूँ कि टू वे कम्युनिकेशन हुआ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ पढ़ो। बताओ अभी यहाँ क्या लिखा हुआ था, किस कंट्री के बारे में बात लिखी हुई है। अगर तुमने बुक खोली है तो तुम लोग को पता होगा, अगर बुक नहीं खोला है तुमने तो तुम्हें पता नहीं होगा। जल्दी टाइप करके बताओ, ये जो मैंने हाउएवर लिखा है हाईलाइट करके, वहां पे तुम्हारे बुक में क्या है। मुझे लग रहा है बच्चे बुक लेके नहीं बैठे हैं आज। अच्छा हाँ, देखो बच्चे हैं ना, गो अचीवर्स बांग्लादेश, दिव्या श्रॉफ बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान के बारे में बातें लिखी गई हैं, है ना। चलो जी, तो चलो तुम लोग देख रहे हो, मनीष ठाकुर भी बोला बांग्लादेश बस गवर्नमेंट रूट से कर सकता है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना। अब थोड़ा सा चेंज कर दिया लैंग्वेज, बांग्लादेश तो कवर कवर होगा ही, पर लैंग्वेज थोड़ा सा ब्रॉड है अब।
अब वो क्या है देखो, हाउएवर एन एंटिटी ऑफ अ कंट्री, सबसे पहले तो इस एंटिटी को पकड़ो, है ना। वो एंटिटी ऐसे कंट्री का जो कंट्री इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है, इसका मतलब वो हमारा बहुत ही नज़दीकी नेबर है, पड़ोसी है, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो लाइन है वो ये है कि वो कंट्री जिसका लैंड बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर होता है, अब उस कंट्री से जुड़े हुए कुछ लोग, है ना। ज़रा बताइए तो आप लोग, देखता हूँ कितना ज्योग्राफी कितना तुम लोग का स्ट्रांग है। इंडिया के साथ कौन कौन से ऐसी कंट्रीज़ हैं जो लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, जल्दी जल्दी टाइप करके बताओ, ठीक है, जल्दी जल्दी। कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं? नेपाल, भूटान, चाइना और पाकिस्तान। मनीषा ठाकुर पाकिस्तान को तो भूल ही गई, है ना। चलिए, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, भूटान, एक बार में पूरा लिखो। कोई नेपाल लिख रहा है, कोई भूटान लिख रहा है, किसी को पूरा ज्योग्राफी नहीं मालूम है? ज्योग्राफी जल्दी बता। हाँ, एक बच्चे नेहा सचदेवा लिख रहे हैं, नेपाल, भूटान, चाइना एंड बांग्लादेश। ये 4 कंट्रीज हैं हमारे एकदम नज़दीकी नेबर। नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार, है ना। पाकिस्तान पाकिस्तान सारे बच्चे लिख रहे हैं, है ना। पाकिस्तान के अलावा भी और भी कंट्रीज हैं हमारे आसपास, भूटान। चलो, अब ध्यान से सुनना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? उन कंट्रीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो हमसे जोग्राफिकली जुड़े हुए हैं, जिनका लैंड बॉर्डर हमारे इंडिया के साथ लगा हुआ है ना। अब उस कंट्री का कोई भी एंटिटी, उस कंट्री का कोई भी एंटिटी, अब देखो एक एक करके बताता हूँ। ऐसी कंट्रीज़ का जो इसके साथ हमारा लैंड बॉर्डर शेयर्ड है, इस कंट्री का कोई भी एंटिटी, ठीक है, या कोई भी एंटिटी, लेकिन उसका मालूम चला वो डायरेक्टली उस कंट्री से नहीं है, पर उसका बेनिफिशियल ओनर, उसका बेनिफिशियल ओनर वो सिचुएटेड है, वो सिचुएटेड है, ठीक है। मतलब खुद हो सकता है कि वो एंटिटी सिचुएटेड ना हो, पर उस एंटिटी का कोई बेनिफिशियल ओनर उस कंट्री में सिचुएटेड है, या तो एंटिटी सिचुएटेड है, या उस एंटिटी का कोई बेनिफिशियल ओनर उस कंट्री में सिचुएटेड है जो कंट्री का लैंड बॉर्डर हमारे साथ शेयर होता है ना। और तीसरा, ऐसे कंट्रीज के सिटीजन, ऐसे कंट्री के सिटीजन। तो ये 3 लोगों को कवर किया है, ठीक है। तो सबसे पहला अगर टिक तुम लोग साथ साथ लगा रहे हो, तो अब साथ साथ तो खैर नहीं लगा पाओगे, नोट्स नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन वीडियो देख के बाद में टिक लगा लेना। सबसे पहले तो वो एंटिटी जो उस कंट्री के अंदर क्या है, सिचुएटेड है ना। ये हो गया आर्टिफिशियल पर्सन। इस हो सकती है कि अब ये दूसरे वाले केस में बोल रहा हूँ कि वो एंटिटी खुद नहीं सिचुएटेड है, लेकिन उस एंटिटी का कोई बेनिफिशियल ओनर उस कंट्री में सिचुएटेड है, तो इनडायरेक्टली एक तरीके से देखा जाए। और तीसरा, उस कंट्री के सिटीजन्स, तो ये तो नेचुरल पर्सन हो गए जनरली, है ना। तो ये 3 लोग कभी भी इन्वेस्ट करेंगे भारत में, तो उनको एक ही रूट मिलेगा, ओनली द गवर्नमेंट रूट, ओनली द गवर्नमेंट रूट। तो चलो जल्दी से बताओ, मैं देखता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ कितने लोग हैं जिनके लिए सिर्फ गवर्नमेंट रूट है ना। तो सबसे पहले तो मैं इतना बता देता हूं कि वो कंट्री जिनका लैंड बॉर्डर हमारे साथ लगा हुआ है, इंडिया के बॉर्डर के साथ उनका लैंड है, उस कंट्री से जुड़े हुए 3 लोग, तीनों लोग का नाम बताओ जल्दी जल्दी, तीनों लोग का नाम बताओ जल्दी जल्दी। ये जैकेट अच्छी लग रही है, बच्चा सब लिख रहा है, पहले जल्दी जल्दी नाम बताओ, बाद में बोलना। 3 लोग तो हैं, तो तीनों का नाम बताओ, जल्दी बताइए, वो 3 कौन है? सबसे पहले, उस कंट्री के अंदर कोई एंटिटी सिचुएटेड है, या आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। दूसरा, हो सकता है वो एंटिटी खुद नहीं सिचुएटेड है, लेकिन उस एंटिटी का कोई बेनिफिशियल ओनर, कोई बेनिफिशियल ओनर उस कंट्री में सिचुएटेड है। और तीसरा, उस कंट्री का सारा सिटीजन, है ना। तो ये 3 लोग जो हैं एग्जैक्टली, हाँ श्रीलंका भी तो कनेक्टेड है, ठीक बोल रहा है, ठीक है। तो ये लैंड बॉर्डर, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जो ये 3 लोग हैं, वो इंडिया में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो ओनली थ्रू द ऑटोमेटिक, सॉरी गवर्नमेंट रूट, नॉट द ऑटोमेटिक रूट, ओनली थ्रू द गवर्नमेंट रूट, नॉट द ऑटोमेटिक रूट, ठीक है। तो चलिए, जैसे मान लीजिए इंडिया, ठीक है।
अब इस इंडिया से बॉर्डर से लगे हुए मान लीजिए ये एक कंट्री है, मान लो इधर सी है, समुद्र है, मान लीजिए ये एक कंट्री है, अब मान लो ये एक कंट्री है, ठीक है। ये 3 कंट्री हैं जो इंडिया के बॉर्डर से लगे हुए हैं, ठीक है। कंट्री 1, कंट्री 2, कंट्री 3, ठीक है। चलिए जी, सबसे पहले मान लीजिए पहला को मैं कवर करता हूँ, तो ये तो वो एंटिटी है जो यहाँ सिचुएटेड है और ऐसे कंट्री में सिचुएटेड है जिसका लैंड बॉर्डर इंडिया से शेयर हो रहा है, तो ये एंटिटी हो गया। दूसरा, मान लीजिए ये है, एंटिटी यहाँ पे है, एंटिटी यहाँ पे है, पर इस एंटिटी का कोई बेनिफिशियल ओनर, कोई बेनिफिशियल ओनर यहाँ पर क्या है, सिचुएटेड है, ठीक है। तो वो एंटिटी भी कवर हो गई, ठीक है। तीसरा, मालूम चला इसका कोई सिटीजन, तो जल्दी जल्दी बताओ कौन कौन सा कवर हुआ, गिनती में बोलो कौन कौन सा कवर हुआ। सबसे पहले तो ये कवर हो गया, एक ये तो एंटिटी सिचुएटेड है ऐसे कंट्री में जिसका बॉर्डर हमारे साथ लगता है। दूसरा, ये एंटिटी सिचुएटेड नहीं है पर इस एंटिटी का बेनिफिशियल ओनर सिचुएटेड है, तो ये एंटिटी भी कवर हो गया। और तीसरा, सिटीजन ऑफ एनी कंट्री जिसका लैंड बॉर्डर हमारे साथ सिचुएटेड है। इन तीनों के लिए क्या मिलेगा, ओनली गवर्नमेंट रूट, मतलब इनके लिए ऑटोमेटिक रूट नहीं है। अच्छा नहीं दिख रहा आप लोग को, यहाँ लिख देता हूँ फिर से, ओनली गवर्नमेंट रूट, ठीक है। बाकी मैं क्लैरिफाई कर दूँ, ये मैंने इंडिया बनाया है, बाद में आप लोग अच्छे से बनाना, मेरा थोड़ा सा ये कमज़ोर है, इंडिया, ठीक है। चलो सारे बच्चे एकदम खुश हो गए आज इंडिया देख के, है ना। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, समझ में आ गया आप लोग को अच्छे से, है ना। इंडिया को देख के बच्चे है ना लाइक कर रहे हैं। चलो जल्दी जल्दी बताओ, ये समझ में आ गया। चलिए जी, हटाऊं फिर इसको, ठीक है, ठीक है। चलिए बच्चे बोल रहे हैं ये इंडिया नहीं अमीबा है ना। चलो, तो ये वाला तो अमेंडमेंट मैंने करा दिया। अच्छा, इस अमेंडमेंट की वजह से एक चार्ट मैंने बनाया था, क्या उस चार्ट पे भी फ़र्क पड़ेगा, जल्दी बताओ। हाँ जी, इस चार्ट में जब हम आएंगे तो हम देखेंगे, पहले यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ था, जल्दी बताओ। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ था, तो मैंने चेंज कर दिया, मुझे याद नहीं है, जल्दी बताओ क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, ये चार्ट में क्या लिखा हुआ था। चार्ट में क्या लिखा हुआ था, बांग्लादेश लिखा हुआ था, ठीक है। अब बांग्लादेश तो चलो एक कंट्री का नाम है, लेकिन ये वाला जो अब प्रोविजन बनाया उसमें तो वो सारी कंट्रीज कवर हो गई जिन कंट्रीज का लैंड बॉर्डर हमारे साथ शेयर होता है। तो मैंने इसका नाम दिया है जोग्राफिकल नेबर कंट्रीज, है ना, मतलब जोग्राफिकली वो हमारे नेबर हैं, लैंड से जुड़े हुए हैं, है ना। तो अब वहाँ पर क्या काट देंगे आप, बांग्लादेश काट देंगे, बांग्लादेश या बांग्लादेशी काट के क्या लिख देंगे, जोग्राफिकल नेबर कंट्रीज, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट मेरे तरफ से हो गया। चलो अब देखते हैं अगला अमेंडमेंट। अगले अमेंडमेंट के लिए पेज पर जाते हैं, थोड़ा सा फेमा है तो आप लोग को हो सकता है हल्का फुल्का याद करना पड़े, याद रखना, है ना। फेमा में कभी कभी चीज़ें ना थोड़ी सी थ्योरेटिकल हो जाती हैं, नहीं। चलो कंट्रोल गो, पेज नंबर 89। इसमें ना एफडीआई की लिमिट में, एफडीआई के लिमिट में थोड़ा सा चेंज है। ये देखो यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये हेडिंग जो है वो ये वाला है, हाँ हाँ, परमिटेड सेक्टर्स, और उसके साथ मैंने क्या लिखा हुआ है, ये एफडीआई कैप लिमिट और एंट्री रूट, है ना। चलिए इसमें कहाँ पर चेंज है मैं बता देता हूँ, जल्दी जल्दी पेज उल्टा के चेंज कर लेना। इंश्योरेंस ब्रोकर वाले में, इंश्योरेंस कंपनी वाले में नहीं, मान तो ठीक है, जो इंश्योरेंस ब्रोकर है वहाँ पे, तो इंश्योरेंस ब्रोकर वाले में पहले क्या लिखा हुआ है, जल्दी बताओ। मैं देखता हूँ कौन कौन बच्चा पेज के साथ पढ़ रहा है, जल्दी बताओ पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है। अब तो 100% हो गया, लेकिन पहले क्या लिखा हुआ है, पहले 49 लिखा हुआ है, ठीक है। मनीषा ठाकुर ने बोल दिया, नेहा सचदेवा भी बोल रही है, पहले यहाँ लिखा हुआ था 49%, अब इसको बढ़ा के क्या कर दिया गया है, 100% कर दिया गया है, ठीक है। चलिए जी, तो इसको अब ठीक कर लीजिए आप लोग, 49 को काट के यहाँ क्या कर देंगे, 100 कर देंगे।
अब अगला जो अमेंडमेंट है उसमें लगेगा टाइम, क्योंकि उसी में मैंने ऐड किया है फ्रॉम ICSI मॉड्यूल, है ना। तो अब लगेगा टाइम, लेकिन जो टाइम लगेगा इसी पे लगेगा, उसके बाद हो जाएगा ख़त्म। अरे कहाँ मैं ढूंढ रहा हूँ, देखो ये हो गया, यहाँ आए 95। चलो अब ध्यान से सुनते रहना, है ना। ये देखो आ गया, ये सब एडिशन है ना। चलिए जी, सबसे पहला ध्यान से सुनते जाएंगे, लॉ का नाम पढ़ो। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, मोड ऑफ पेमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट। तो पहले मैं अभी नॉन डेट वाला बता रहा हूँ, ये है नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट इंस्ट्रूमेंट के बारे में अभी बताऊंगा, पहले नॉन डेट, है ना। नॉन डेट का मतलब, अब नॉन डेट का मतलब बेसिकली क्या हो गया, जनरली इक्विटी हो गया। जनरली क्या हुआ, इक्विटी या और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, यही तो हुआ ना। जो नॉन डेट है तो क्या है, या तो इक्विटी है या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। चलिए अब लाइन बाय लाइन, इसमें अमेंडमेंट हुआ है, और अमेंडमेंट क्या है देख लो यहाँ पे। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, मोड ऑफ पेमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट रेगुलेशन 2020। तो 2019 में बना ही था, 2020 में चेंज भी हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आ रहा है ये। अब मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा दे रहा हूँ, ये चूंकि फेमा है तो लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले शेड्यूल 2, मतलब ये जो अमेंडमेंट रेगुलेशन है उसके शेड्यूल 2 में हम जाएंगे। तो यहाँ पर किसके बारे में बात की गई, इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। आप जानते हैं FPI कौन है, जो पहले FIIs होते थे उसी का क्या नाम हो गया अब, FPI। तो ये पुराने वाले FII हैं जो अब ट्रांसफॉर्म हो गए किस में, FPI में। पहले FII बोलते थे, अब इसको क्या बोलने लगे हैं, FPI बोलने लगे हैं, है ना। तो चलिए FPI। अब FPI अगर भारत में इन्वेस्टमेंट करता है तो वो भी FDI है, तो भारत में इन्वेस्टमेंट करता है, करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए पेमेंट लाएंगे, वो पेमेंट अब्रॉड से लाएंगे तभी वो क्या है, FDI है। तो जो भारत के बाहर से पैसा आएगा वो कैसे आएगा, तो सबसे पहले भाई बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आएगा, ठीक है। दूसरा, आपका फॉरेन करेंसी अकाउंट है, आप उसमें से पैसा निकाल सकते हैं और निकाल के दे सकते हैं। आपका कोई स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट है ना, तो हो गया SNRR, तो वहाँ से पैसा निकाल सकते हैं। और उसके बाद हाँ बस ये तो सब मिला के बताओ कहाँ कहाँ से पैसा निकाल सकते हैं, पैसा दे सकते हैं। एक तो बैंकिंग चैनल्स, एक फॉरेन करेंसी अकाउंट, दो और स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट। तो भारत में जो FDI आएगा, अगर FPI की तरफ से आ रहा है तो ये 3 रूट से पैसे भारत में आ सकते हैं, ठीक। चलो उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब आगे में ये है कि अभी A पॉइंट में पैसा भारत के बाहर से भारत में आ रहा था, अब यहाँ से पैसा जा रहा है। तो अब पैसा जाएगा कैसे भाई, तो देखिए रेमिटांस ऑफ सेल प्रोसीड्स, मतलब आपने सिक्योरिटी को बेच दिया, बेच के अपना पैसा ले जाना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, पहले टैक्स वैक्स दे दो भाई। टैक्स वैक्स देने के बाद जो सेल प्रोसीड बचा है ना, उस पैसे को आप यहाँ से ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब क्या क्या बेचा था भाई, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बेचा था, REIT है ना, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, INVIT इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, है ना, और म्यूचुअल फंड की यूनिट। इन्हीं सब चीज़ों को बेच बेच के आप पैसा यहाँ इसी में पैसा इन्वेस्ट किया होगा, अब इसी को बेच के आप पैसा ले जा रहे हैं बाहर, तो ले जा सकते हैं आप। रेमिटांस के थ्रू ले जाइए, या आप अपने फिर वही बात फॉरेन करेंसी अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। देखो जब आता है तो डेबिट, और जब यहाँ से ले जा रहे हैं तो क्रेडिट, और फिर वही SNRR अकाउंट को क्रेडिट कर लीजिए। तो फिर वही 3 रूट, ये पहला रूट हो गया, रेमिटांस जा सकता है बैंकिंग चैनल्स के थ्रू, 2 हो गया, और ये 3 हो गया। तो जिस रूट से आया था उसी रूट से वापस जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए जी आगे। अब जो पैसा आ जा रहा है वो किसके तरफ से है भाई, तो वो है, हाँ सबसे पहले यहाँ पैसा लेने वाला कौन है, देखो यहाँ लिखा ना शेड्यूल 8, इन्वेस्टमेंट बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। जी तो पक्का है कि भारत के बाहर से पैसा आ रहा है, तो PROI की तरफ से पैसा आ रहा है ना। किस में पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट व्हीकल में, है ना, इन्वेस्टमेंट व्हीकल जो बोलो, है ना। तो इन्वेस्टमेंट व्हीकल में पैसा आ रहा है, और वो पैसा फिर वही वाली बात कि पैसा आ रहा है किसी, तो पैसा कैसे कैसे आएगा,
फिर वही बात, पैसा आ सकता है बैंकिंग चैनल्स के थ्रू। हाँ, एक यहाँ नया रूट है, बाय द वे ऑफ स्वैप ऑफ शेयर्स। स्वैप ऑफ शेयर्स मतलब जो पैसा आ रहा है वो कैश में ना आके काइंड में आ रहा है, शेयर्स के बदले शेयर्स, शेयर्स के बदले शेयर्स। वहाँ वाले अपना शेयर दे रहे हैं और यहाँ वाले भी इधर से अपना शेयर उनको दे रहे हैं, है ना। स्पेशल पर्पस व्हीकल का शेयर स्वैप कर ले रहे हैं वो। या फिर वही एनआरई अकाउंट और FCNRB अकाउंट, तो सब मिला के कितने हो गए, 4। बैंकिंग चैनल, थ्रू स्वैपिंग, एनआरई अकाउंट और FCNR अकाउंट। तो ये 4 रूट से पैसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल में आ सकता है भारत के बाहर से। फिर वही बात, अब यहाँ से हम पैसा ले जाना चाहते हैं, तो आप पैसा ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए है। अब उसके लिए क्या है कि फिर पहले तो टैक्स वैक्स पे कर दो भाई, और टैक्स वैक्स पे करने के बाद जो नेट पैसा है वो आप यहाँ से ले जा सकते हैं। आप रेमिटांस कर दीजिए, आप रेमिटांस के थ्रू। उसके बाद फिर वही बात, एनआरई अकाउंट को क्या कर दीजिए, क्रेडिट, या FCNR को क्या कर दीजिए, क्रेडिट, या एक और अकाउंट जोड़ के SNR अकाउंट को क्या कर दीजिए, क्रेडिट। तो ये हो गया 1 2 3 4। अब जानते हैं ना फेमा को इसी तरीके से टिक लगा लगा के धीरे धीरे हौले हौले पढ़ना पड़ता है और फिर उसको याद करना पड़ता है, ठीक है। तो याद रखा पैसा आएगा कैसे और पैसा जाएगा कैसे, ठीक है। चलिए जी, अब जब भी FDI होगा तो उस केस में रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, थोड़ा सा एडिशन कर दिया है मैंने। हो सकता है एग्जाम में रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आ जाए किसको लेके, FDI को लेके। तो याद रखिएगा, जब भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट होगा, किसके तरफ से इन्वेस्टमेंट होगा, तो बाय PROI, है ना, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, मतलब FDI आ रहा है। इन टोटल इंडिया में जब भी FDI आएगा तो रिपोर्टिंग कौन कौन से फॉर्म में होगी वो, इसमें से बहुत सारे फॉर्म में पढ़ा चुका हूँ आप लोग को, ठीक है। चलिए जी, जब आपको नोट्स मिल जाएंगे ना तो आराम से टिक लगा लेना ये, ठीक है। फिर से वीडियो देख के एक बार टिक लगा लेना तुम लोग, तभी जाके फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले फॉर्म नंबर FCGPR, इसका तो नाम सुना है ना, फुल फॉर्म फॉर्म फॉरेन करेंसी ग्रॉस प्रोविजनल रिटर्न, फॉर्म नंबर FCGPR। याद रखिएगा, जिस दिन अब इंडियन एंटिटी पैसा लेगी तो उसके बदले वो सिक्योरिटी इशू करेंगे। तो जब भी वो सिक्योरिटी इशू करेंगे उससे कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर उनको कौन सा फॉर्म फाइल कर देना है, फॉर्म FCGPR। अच्छा, ये 30 दिन कहाँ से गिनेंगे, जिस दिन आपने उनको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू किया है उससे 30 दिन के अंदर फॉर्म FCGPR फाइल हो जाना चाहिए। ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। फॉर्म नंबर FCGPR का अटैचमेंट भी पढ़ा चुका हूँ, उसमें कंपनी सेक्रेटरी का भी सर्टिफिकेट लगता है, स्टैचुटरी ऑडिटर का भी सर्टिफिकेट लगता है, तो ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं। दूसरा, एक लिस्ट बना के मैंने दे दिया है, इसमें ज़्यादातर मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। दूसरा, अगर किसी भी इंडियन एंटिटी ने FDI लिया है तो उनको एक एनुअल रिपोर्टिंग भी करनी होती है, और उस एनुअल रिपोर्टिंग का क्या नाम है, एनुअल रिटर्न ऑन फॉरेन लायबिलिटीज एंड एसेट, शॉर्ट फॉर्म में अगर देखें तो FLA, ठीक है। आपको फॉर्म FLA ये ईयरली है, ये क्या है एग्जैक्टली, ईयरली है। तो पिछले साल में जितना भी आपने फॉरेन FDI लिया उसका पूरा एक रिटर्न बना के आपको 15 जुलाई तक आपको RBI को फाइल कर देना है। जिसका मतलब साल ख़त्म होने के बाद टाइम मिला अप्रैल, मई, जून, जुलाई, साढ़े 3 महीने का टाइम मिला इसका मतलब, ठीक है। तीसरा, अब देखिए बहुत बार क्या होता है कि लोग आपस में ट्रांसफ़र करते हैं, लोग आपस में ट्रांसफ़र का मतलब कंपनी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पर जो भी हमने सिक्योरिटी इशू किया पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया को, उनसे पैसा लिया, उसके बदले हमने उनको क्या इशू किया, सिक्योरिटीज़। अब वो सिक्योरिटीज़ को क्या कर रहे हैं, आपस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब आपस में का मतलब, तो आपस में जब भी ट्रांसफ़र होगा तो कौन सा फॉर्म जाएगा, तो जाएगा फॉर्म FCTRS। कौन सा फॉर्म जाएगा, FCTRS। फुल फॉर्म देखो, फॉर्म फॉरेन करेंसी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अब किनके बीच में ट्रांसफर हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनना। तो ये कब लगेगा, जब ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर इंटर से का मतलब अमंग देमसेल्व्स, मतलब इसमें कंपनी इन्वॉल्व नहीं है। चलिए जी, अब किनके बीच में ट्रांसफर हो रहा है वो ठीक से टिक लगाना तुम लोग, अगर जिस दिन बुक तुम्हारे पास आ जाएगी, नोट्स आ जाएंगे। अभी मैं बताऊंगा इस सेशन के एंड में कि नोट्स कब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए जी, अब सुनिए जरा ध्यान से। सबसे पहले एक PROI है, ये तो पक्का होगा, PROI होगा तभी तो ये फेमा में आ रहा है ना। PROI है वो इंडिया के जो सिक्योरिटी इशू कर रहा है वो कौन बेसिस पर रखे हुआ है, रिपेट्रियल बेसिस पर रखे हुआ है, ठीक है ना।
वो क्या कर रहा है, दूसरे को बेच रहा है। किसको बेच रहा है, दूसरे को बेच रहा है, मतलब ट्रांसफर कर रहा है। ये भी एक पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, मतलब एक पीआरओआई दूसरे पीआरओआई को, लेकिन ये पीआरओआई कौन वाला है, नॉन रिपेटरेबल बेसिस वाला है। तो दोनों में डिफरेंस है ना। तो पहला, दोनों का कलर चेंज कर देता हूँ, है ना। तो रुकिए अभी चेंज करता हूँ, ठीक है। तो देखो कैसे कैसे हुआ है। एक पहला जो पी आर ओ आई है वो थोड़ा सा अलग है। ये पी आर ओ आई वो है जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इंडियन कंपनी में रखे बाहर, इंडियन कंपनी का इक्विटी शेयर है तभी तो ट्रांसफ़र कर रहा है। लेकिन वो कौन से बेसिस पे, रीपेटरेबल बेसिस पे। ये पी आर ओ आई दूसरे पी आर ओ आई को वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र कर रहा है। और ये जो दूसरा वाला पी आर ओ आई है वो थोड़ा सा अलग है। वो ऐसा है जिसने इंस्ट्रूमेंट रखे हुआ है किसके, कौन से बेसिस पे, नॉन रिपीटेबल बेसिस पे। ठीक है। तो पहला ये हो गया। तो एक पी आर ओ आई रिपीटेबल बेसिस वाला शेयर किसको दे रहा है, दूसरे पी आर ओ आई को, लेकिन वो रिपीटेबल बेसिस वाला है और वो इंडियन कंपनी के ही शेयर का आदान प्रदान वो आपस में कर रहे हैं। तो उस केस में भी कौन सा फॉर्म फाइल होगा, फॉर्म नंबर FCTRS। उसके बाद अगला एक पी आर ओ आई है। देखो भाई पी आर ओ आई तो एक तो होगा ही, नहीं होगा तो फिर ये फेमा कहाँ से हुआ, ठीक है। पी आर ओ आई वो रिपीटेबल बेसिस पर रख रहा है, रिपीटेबल मतलब वो पैसा यहाँ से ले जा सकता है, ठीक है। और वो अपना शेयर किसको दे रहा है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। मतलब एक पी आर ओ आई अपना इंडियन कंपनी का शेयर किसको दे रहा है, पी आर आई को दे रहा है। किसको दे रहा है, अब ये सब याद है ना, अब एग्जाम नज़दीक है तो पी आर ओ आई, पी आर आई ये सब तो याद है ना, ठीक है। तो चलिए अब इसके लिए मैं चार्ट ही बना देता हूँ, ठीक है। तो फॉर्म नंबर FCTRS है ना, फॉर्म नंबर FCTRS ये कब कब लगेगा, फॉर्म फॉर्म अच्छा ये दिख नहीं रहा क्या, फॉर्म हो गया FCTRS। ये अप्लीकेबल तब है जब ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ट्रांसफ़र ऑफ, है ना, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडियन कंपनी, अच्छा मैं आईसी लिख दे रहा हूँ, तुम इंडियन कंपनी समझना, ठीक है। आईसी का मतलब इंडियन कंपनी, ठीक है। क्योंकि जगह नहीं है फिर आप लोग को दिखेगा नहीं, आईसी मीन्स इंडियन कंपनी, ठीक है। चलिए जी, अब ये ऐसा हो रहा है और किसके बीच में हो रहा है, सो सुनो। सबसे पहला एक पी आर ओ आई जिसके पास शेयर्स है ऑन नॉन रिपेट्रेशन बेसिस, ठीक है। ये वाला ट्रांसफ़र कर रहा है एक दूसरे पी आर ओ आई को जो क्या है, रिपेट्रेशन बेसिस वाला है, ठीक है। तो लग जाएगा। दूसरा एक पी आर ओ आई है रिपेट्रेशन बेसिस वाला, रिपेट्रेशन बेसिस जो अपना शेयर ट्रांसफ़र कर रहा है पी आर आई को, ठीक है। तो उस केस में कौन सा फॉर्म जाएगा, फॉर्म FCTRS, ठीक है। ये समझ में आ गया, चार्ट उतार लिया। फॉर्म FCTRS लगता कब है, जब ट्रांसफर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडियन कंपनी, आईसी का मतलब इंडियन कंपनी, ठीक है। आईसी मीन्स आईसी इज इक्वल टू इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी, ठीक है। तो एक पीआरओ नॉन रेप बेसिस वाला दूसरे पीआरओआई जो रेप बेसिस पे है उसको दे रहा है। और दूसरा वाला केस क्या है, पीआरओआई रेपुटेशन बेसिस वाला किसको दे रहा है, पीआरओआई रेपुटेशन बेसिस वाला किसको दे रहा है, पीआरआई को दे रहा है, ठीक है। चलिए हो गया, ये चार्ट बना लिया, हटाओ इसको। चलो तो ये हो गया फॉर्म, 3 फॉर्म हो गया अभी तक, बताओ क्या क्या, FCGPR हो गया, FLA हो गया और FCTRS हो गया। अब इसॉप, तो इसॉप वाले फॉर्म का नाम क्या है, फॉर्म इसॉप ही है। वो कब, जब कोई इंडियन कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को, इसॉप किसको देते हैं, हमेशा एम्प्लॉय को देते हैं। तो ऐसे एम्प्लॉय को दिया जो, देखो यहाँ लिखा हुआ ना, ऐसे एम्प्लॉय को दिया जो अब हैं
पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। वो कब होगा? जब आपकी कोई होल्डिंग कंपनी, जॉइंट वेंचर कंपनी, होली ओन्ड, ये सब्सिडरीज ये सब भारत के बाहर हो, है ना। जैसे मान लीजिए मैं टाटा कंपनी हूँ और मेरा एक ब्रांच यूएसए में है, तो मेरे उस ब्रांच में भी तो मेरा एम्प्लॉय काम कर रहा होगा, लेकिन मेरे यूएसए वाले ब्रांच में जो एम्प्लॉय काम कर रहा होगा वो एक तरीके से तो फॉरेन एम्प्लॉय हो गया। तो उसको जब भी इसॉप के अंदर शेयर्स देंगे आप, तो एक अलग से फॉर्म भी जाएगा, फॉर्म नंबर इसॉप, और वो कितने दिन में जाएगा भाई? 30 दिन में। जिस दिन आप उनको सिक्योरिटी इशू करेंगे, सिक्योरिटी मतलब इसॉप इशू करेंगे, उससे 30 दिन के अंदर ये फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाएँ तो फिर उसी में आगे बढ़ जाएगा। आप कभी भी डिपॉजिटरी रिसीट इशू करेंगे, है ना। अब डिपॉजिटरी रिसीट क्या होता है, ये मॉड्यूल सेकेंड में पढ़ोगे। ये एडीआर, जीडीआर, है ना, आईडीआर, ये सब वाला केस में ये सब मिलेगा आपको, है ना। तो जब भी डिपॉजिटरी रिसीट इशू करेंगे, ये भी एक तरीके का समझो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ही है। तो फिर वही जिस दिन इशू करेंगे उससे 30 दिन के अंदर कौन सा फॉर्म जाएगा? फॉर्म नंबर डीआरआर। फॉर्म नंबर डीआर का मतलब डर। फॉर्म नंबर डीआरआर का मतलब क्या? डर है। चलो तुम डर याद रखो, है ना। तो फॉर्म नंबर डीआरआर कब जाएगा? जब भी इंडियन कंपनी क्या इशू करेगी? डिपॉजिटरी रिसीट। कितने दिन के अंदर जाएगा? 30 दिन के अंदर, है ना। चलिए जी, अब फॉर्म के नाम से भी पता चल जाता है। फॉर्म एलएलपी। अब एलएलपी, इंडियन एलएलपी ने अगर क्या लिया है एग्जैक्टली, आपको एफडीआई लिया है इन द फॉर्म ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉफिट शेयर्स कंट्रीब्यूशन, तो उनको भी 30 दिन, जिस दिन पैसा मिला है उनको, उनसे 30 दिन के अंदर वो क्या करेंगे? एलएलपी फॉर्म एलएलपी आई फाइल करेंगे, ठीक है ना। ये फॉर्म का नंबर यहाँ लिखा हुआ देखो, फॉर्म एलएलपी आई, ठीक है। फिर फॉर्म आईएनवीआई। आईएनवीआई तुम लोग मॉडल सेकंड में, अच्छा मॉडल सेकंड में तो आप हैं ही, सॉरी, मॉडल सेकंड में तो आप लोग हैं। मॉडल सेकंड के अंदर, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है ना। तो वो अगर कभी भी पैसा लेते हैं आप, खैर वो उठा के ओल्ड सिलेबस में था, न्यू सिलेबस में तो उठा के उसको भेज दिया है सीएस प्रोफेशनल के अंदर, है ना, कॉर्पोरेट फंडिंग लिस्टिंग के अंदर। तो इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी अगर कोई भी वो अपना यूनिट किसको बेचता है? पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया को, तो उनको कौन सा फॉर्म फाइल करना है? फॉर्म आईएनवीआई। आईएनवीआई का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, 30 दिन के अंदर। तो जनरली 30 दिन के अंदर ही सब हो रहा है इशू, है ना। तो देखिए, फॉर्म एफसीजीपीआर हो गया, फॉर्म एफएलए हो गया, फॉर्म एफसीटीआरएस हो गया, फॉर्म इसॉप हो गया, फॉर्म डीआरआर हो गया, फॉर्म एलएलपी हो गया, फॉर्म आईएनवीआई हो गया। और भी फॉर्म होते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन और पैसा कौन ले रहा है, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 97, तो 95 से करते करते 97 पहुंच ही गए हैं। ये लास्ट अमेंडमेंट है, ठीक है। बस थोड़ा सा लंबा अमेंडमेंट है, वो अमेंडमेंट नहीं, बेसिकली एडिशन है। ये क्या है? एडिशन है। अब वो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करें अब जो लॉ मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये आईसीएसआई ने बाद में अपने मॉड्यूल के अंदर ऐड किया है, तो उसी के मैं कुछ एक्सट्रैक्ट आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। चलिए जी, जरा लॉ का नाम बोलो जोर से। अब जोर से घर में बोलोगे, अब लिखो यहाँ पे, मैं जरा देखता हूँ कि तुम लॉ का नाम पहले लिखते हो कि नहीं। लॉ का नाम जल्दी लिखो। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट रेगुलेशन 2019। ये तो मुझे लगता है आराम से याद हो जाएगा, है ना। चलो जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, है ना। कोई लिख ही नहीं रहा, जल्दी लिखो। जोर से बोलेंगे, एनके जे तक आवाज जाएगी। अच्छा, फॉरेक्स मैनेजमेंट कौन लिख रहा है भाई? प्रियांशी, फॉरेक्स मैनेजमेंट है या फॉरेन एक्सचेंज है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। चलो नेहा सत्यवान सही लिख दिया, और दिव्या भी सही लिख रही है, रेगुलेशन का नाम भूल जा रही है। आशीष वर्मा शॉर्टकट में बहुत बढ़िया लिखा है, एफईएम डेट इंस्ट्रूमेंट रेगुलेशन 2019। चलो अमन कुमार, यश जैन, आशीष वर्मा, ये सारे बच्चों ने लिखा है। चलिए जी, लिखते लिखते भी याद हो जाता है, इसलिए लिखवाया तुम लोगों से मैंने। चलो अब सबसे पहले, अभी जो हम पढ़ रहे थे इससे पहले वो नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट के लिए था, और ये किसके लिए है? डेट इंस्ट्रूमेंट के लिए। किसके लिए है? डेट इंस्ट्रूमेंट के लिए है ना। ठीक है जी। अब डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है जानते हो ना? डिबेंचर, बॉन्ड, यही सब है ना। ठीक है, अभी और सारे डेट इंस्ट्रूमेंट अभी दिखाऊंगा, है ना। चलिए, अब डेट इंस्ट्रूमेंट से याद आया, कितने बच्चों ने, अब खैर अभी तो एग्जाम्स चल रहे हैं, अभी मेरी इस एडवाइस को मत मानना, वो बाद में करना, ठीक है। कितने लोगों ने 1992 स्कैम वेब सीरीज देख लिया?
1992 स्कैम वेब सीरीज कितने बच्चों ने देख लिया? सोनी लिव पे आ रहा ना वो, और बहुत बच्चों ने देखा और उन्होंने बोला कि सर जब ये वेब सीरीज हम देख रहे थे तो पूरे वेब सीरीज में हम आपको याद कर रहे थे, है ना। और जो आपने इनसाइडर ट्रेडिंग पढ़ाया था और जो बुल बियर के बारे में बताया था, एग्जैक्टली ऐसे ही सब कुछ उसमें चला है। और हमारा सीना चौड़ा हो गया ये देख के, हम अपने घर वाले को बता रहे थे कि देखो हमें सर ने सब कुछ पढ़ाया है और हम ये सब कुछ जानते हैं, है ना। तो जो लोग सीएस स्टूडेंट या सीएस नहीं हैं उनको तो ये स्कैम समझ में नहीं आएगा। बाकी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबको देखना है, ये देखो यश चौहान लिख रहा था एग्ज़ाम के बाद, एकदम पक्का एग्ज़ाम के बाद ही देखना है ना। लेकिन जिन लोगों ने देख लिया, कितने लोगों ने देख लिया? अजय बोल रहा है सर हमने देख ली, नेहा सजेबा बोल रही है वो देख ली, है ना। अनु दहिया भी बोल रही है कि सर देख लिया हमने, है ना। अमन कुमार बोल रहा है रिस्क है तो इश्क है। अच्छा, रिस्क है तो इश्क है भी पता चलेगा एग्ज़ाम में, है ना। उसके बाद और कितने बच्चों ने नेहा सजेबा बोल रही है सर हर एपिसोड में ऐसे टेक्निकल टर्म्स थे जो क्लास में हम पढ़ चुके थे, है ना। अच्छा लग रहा था ना। चलिए हम लोग के कम से कम प्रोफेशन से जुड़े हुए चीज़ों पे भी तो वेब सीरीज बन रही है ना। अब सारे के सारे बच्चे मिर्ज़ापुर 1 2 ये सब तो सब देख लिया होगा सबने, लेकिन ये देखा, ये देखने वाली चीज़ है, देखिएगा ज़रूर, आपका पूरा सिक्योरिटी लॉ रिवाइज हो जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम के बाद, चूँकि एग्ज़ाम एकदम नज़दीक है, अभी कुछ नहीं, ठीक है। आशीष वर्मा बोल रहा है सर 29 दिसंबर को हम सारे एपिसोड देख लेंगे एक बार में, एक सांस में। अच्छा, चलो बढ़िया है। तो 1992 स्कैम देखिएगा एग्ज़ाम के बाद, बहुत बढ़िया एक्टिंग उन्होंने जो उसके एक्टर है उन्होंने किया है, और सारे टर्म्स मैं क्लास में करवा चुका हूँ, है ना। आपको बहुत मज़ा आएगा, है ना। और ये 9.6 IMBD, बाबा तो मुझे ये समझ में नहीं आता ये IMBD रेटिंग क्या होता है। ये बहुत बार मैं देखता हूँ लिखा होता है IMBD रेटिंग, ये IMBD रेटिंग क्या होता है? ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है क्या है ये? नेहा सचदेवा 9.6 अगर 10 में मिला है तो खैर बहुत ज़्यादा मिला है, लेकिन ये IMBD होता है क्या, ऐसा फुल फॉर्म क्या होता है मुझे मालूम ही नहीं है ना। लेकिन इस रेटिंग की बड़ी इज्जत है, जैसे क्रेडिट रेटिंग बताया ना तुम लोग को, ऐसे यहाँ पे IMBD रेटिंग की बड़ी इज्जत है, मैं देखता हूँ। चलो नेहा सचदेवा को नहीं मालूम IMBD। चलो खैर शुरू करें फिर, बीच में थोड़ी बहुत बात भी हो गई, अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखो एक बच्ची मुझे बता रही है सर इट्स लाइक अ क्रेडिट रेटिंग, देखो मैं बोल ही रहा था, है ना। चलिए जी, बाकी मेरी दिली ख्वाहिश है कि एक बार जूम मीटिंग हो, फेस टू फेस हो, तुम लोग को मैं देखूं, है ना। चलिए जी, अब शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। ऐसे भी एनकेजे स्टूडेंट का सिक्योरिटी लॉ सबसे बढ़िया माना जाता है ना। अगर सबने पढ़ा है तो, बिना पढ़े नहीं कि एनकेजे में नाम लिखवा लिया, एडमिशन हो गया और हमारा सिक्योरिटी लॉ बढ़िया हो गया। चलिए जी, शुरू करते हैं। चलो, रेस्ट्रिक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट बाय अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। सबसे पहले तो हम डेट इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं। अब जरा एक बार जोर से तुम लोग जोर से पढ़ना, क्या लिखा हुआ है? रेस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। इंडिया में कोई भी PROI अगर पैसा लगाना चाहता है, इंडिया में कैसे पैसा लगाएगा? इंडिया के सिक्योरिटी कर देगा, तो इंडियन कंपनीज के, इंडियन एंटिटीज़ के सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेगा। अच्छा, अब कैसे सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने का उसका मन है? डेट सिक्योरिटीज़ में। किसमें? डेट सिक्योरिटीज़ में। तो सुनो, डेट सिक्योरिटी में अगर आप देखो भाई, सिंपल सा बात है, आप इंडियन कंपनी के, इंडियन एंटिटी के सिक्योरिटी, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो डेट हो, पैसा लगाएंगे तो भाई फेमा को तो मानना ही पड़ेगा। तो वही धमकी वाला बात रेगुलेशन 3 में लिखा हुआ है। रेगुलेशन 3 में साफ साफ बोल दिया है कि जब तक आप फेमा के अंदर के प्रोविजंस को ना मान लें, उसके अंदर के रूल्स को ना मान लें, उनके अंदर के रेगुलेशंस को ना मान लें, आप पैसा नहीं लगाएंगे इंडिया के डेट सिक्योरिटीज़ में। तो ये तो सिंपल सी बात है। देखो, ये तो देखा जाए तो एक चार्जिंग रेगुलेशन है कि भाई कोई भी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया अगर इंडियन एंटिटीज़ की डेट सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको फेमा को मानना पड़ेगा। फेमा मीन्स द एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना पड़ेगा। बाकी
अब मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है और इंडियन एंटिटी के डेट सिक्योरिटी में पैसा लगाना चाहता है, तो वो बोला सर फेमा को कैसे मानूं। तो चलिए, फेमा के अंदर एक रेगुलेशन बना दिया गया जिसका क्या नाम है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट रेगुलेशन 2019। अगर आप इसको मान लेते हैं और इसके कंडीशंस को मान लेते हैं तो माना जाएगा कि आपने फेमा का कंप्लायंस कर लिया। तो रिगार्डिंग डेट सिक्योरिटीज द फेमा मीन्स फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट रेगुलेशन 2019। बाकी मान लीजिए कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप इस रेगुलेशन से कुछ कंडीशंस को नहीं मान पाए और फिर भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। स्पेशल केस में आप आरबीआई को क्या लगाइए, एप्लीकेशन। अगर आरबीआई को लगता है कि आप आरबीआई के सारे और जो एडिशनल कंडीशंस हैं उसको मानने के लिए तैयार हैं या उसको मान रहे हैं, तो हो सकता है कि आरबीआई भी स्पेशल परमिशन आपको दे दे। तो इसका मतलब दो रूट से आप भारत के डेट सिक्योरिटी में पैसा लगा सकते हैं। या तो आप फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट रेगुलेशन 2019 कि टर्म्स एंड कंडीशंस को मानिए, या नहीं मान पा रहे हैं तो आरबीआई से स्पेशल परमिशन लेके आइए। ये दो रूट हैं, इस दो रूट से आप चाहें तो इंडियन एंटिटीज के डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा सकते हैं। चलिए जी, ये तो बाहर वाले को पहले डांट लगाया था कि आप पैसा अगर दोगे, आप अगर पैसा दोगे तो पहले फेमा को मानना पड़ेगा। अब इंडियन एंटिटीज को बोल रहा है कि आप जब पैसा लोगे, आप जब पैसा लोगे तो भी आपको फेमा मानना पड़ेगा। तो इसका मतलब डेट सिक्योरिटी में पैसा लगाने वाले को भी फेमा मानना है और डेट सिक्योरिटी के थ्रू पैसा लेने वाले को भी क्या करना है, आपको फेमा को मानना। सेम डिट्टो वही लिखा हुआ है कि कोई भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ कोई भी इंडियन एंटिटी या इंडियन म्यूचुअल फंड या इंडियन वेंचर कैपिटल फंड या इंडिया का कोई फर्म या इंडिया का कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन या इंडिया का कोई प्रोपराइटर, अगर वो डेट सिक्योरिटीज़ के नाम से क्या लेना चाह रहा है, एफडीआई लेना चाह रहा है, तो उस केस में उसको भी फेमा को मानना पड़ेगा, उसके अंदर के रूल्स को मानना पड़ेगा, उसके अंदर के रेगुलेशंस को मानना पड़ेगा, है ना। और बिना माने या उसके कंडीशंस को माने हुए लेना चाहते हैं तो फिर उस केस में आप चाहें तो आरबीआई से स्पेशल परमिशन भी ले सकते हैं। तो देने वाले के लिए भी, जो पैसा देगा डेट सिक्योरिटीज़ के नाम पे, उसके लिए भी फेमा मानना जरूरी है या आरबीआई से स्पेशल परमिशन लीजिए। और जो पैसा लेगा डेट सिक्योरिटीज़ के नाम पे, उसको भी फेमा को मानना जरूरी है, फेमा के रूल रेगुलेशंस को मानना जरूरी है, आरबीआई से स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जी, अब थोड़ा सा लिस्ट है, अब ये लिस्ट थोड़ा सा स्पीड में पढ़ जाऊंगा, अब आप लोग को याद करना पड़ेगा, है ना। चलिए जी, परचेज एंड सेल ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट इंस्ट्रूमेंट में परचेज एंड सेल कर रहा है, कौन कर रहा है, बाय अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, पीआरओआई इंडियन डेट सिक्योरिटी में डीलिंग कर रहा है। तो देखिए, एक तो सबसे पहले जनरल परमिशन दे दिया गया है किसको, पीआरओआई को, है ना। अब पीआरओआई बहुत तरीके के हो सकते हैं, उसमें से अभी कौन है, एक एफपीआई, वही एफआईआई का क्या नाम हो गया अब, एफपीआई, एफआईआई का क्या नाम हो गया, एफपीआई। तो सबसे पहले परमिशन टू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि देखो भाई, आरबीआई के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको भी मानना, सेबी के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको भी मानना, है ना। एफपीआई तो जानते हो हमेशा सेबी के साथ रजिस्टर्ड होता है ना। अगर आप उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को मान रहे हैं तो ये जनरल परमिशन है कि इन डेट सिक्योरिटीज़ में आप पैसा लगा सकते हैं। अब पहला, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, है ना, ट्रेजरी बिल्स के अंदर, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर या नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड इशूड बाय एन इंडियन कंपनी, कॉमर्शियल पेपर के अंदर पैसा लगा सकते हैं। जो बच्चे ओल्ड सिलेबस वाले हैं उनका सिक्योरिटी लॉ थोड़ा वाइडर था, तो वो ये सब मनी मार्केट में पढ़े हुए हैं, है ना। मनी मार्केट चैप्टर ओल्ड सिलेबस में था, है ना। उसके बाद यूनिट ऑफ डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, है ना, जो इक्विटी में ज़्यादा पैसा न लगाए, मतलब बहुत लगा रहा हो तो 50% तक, क्योंकि 50% से ज़्यादा वो पैसा अगर इक्विटी में लगा रहे हैं तो उनका नेचर तो इक्विटी जैसा हो जाएगा, वो डेट कहाँ रहा। तो इक्विटी में 50% तक लगाया हुआ है तो चलेगा, लेकिन 50 से ज़्यादा नहीं। 50 से ज़्यादा लगाने के बाद इनका नेचर हो जाएगा इक्विटी की तरह। इनको डेट इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट में ला रहा है तो डेट वाला नेचर होना चाहिए। उसके बाद सारफेसी एक्ट का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो सारफेसी एक्ट के अंदर भी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या इशू करते हैं, सिक्योरिटी रिसीट, तो उसमें पैसा लगा रहे हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट कौन इशू कर रहा है, बैंक, है ना। और वो सारे डेट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट जो रेगुलेटरी कैपिटल के लिए एलिजिबल हैं। क्रेडिट इनहैंस्ड बॉन्ड्स हैं, लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को भी यहाँ लिया हुआ है, या नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल डिबेंचर्स। अब देखो, नॉन कन्वर्टेबल है तो मतलब शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होगा, तो उसकी हालत डेट जैसी ही हो गई है, ठीक है।
उसके बाद सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट जो कौन इशू कर रहा है, कोई भी स्पेशल पर्पस व्हीकल जो सिक्योरिटाइजेशन के पर्पस से बनाया गया, सरफेसी के अंदर, या बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसी है ना, ये सब आप फाइनल में आएंगे तो पढ़ेंगे, अभी तो रट के छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स हैं उनका रूपी डेनोमिनेटेड बॉन्ड या रूपी डेनोमिनेटेड यूनिट्स, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं ना, ऐसे ही होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, ये सब मनी मार्केट के अंदर है, सब मनी मार्केट अब सीएस प्रोफेशनल के अंदर चला गया है। बाकी आईसीएसआई बार बार मॉड्यूल चेंज कर रहा है, पता नहीं कौन एग्जीक्यूटिव में है कौन प्रोफेशनल में है, आईसीएसआई खुद ही मुझे लगता है कंफ्यूज रहता है, बार बार मॉड्यूल चेंज करते हैं ये। मेरा मानना है एक बार सिलेबस बन गया 5 साल के लिए तो 5 साल तक आप अमेंडमेंट करवाइए, पर चैप्टर आगे पीछे नहीं करना चाहिए ज़्यादा, है ना। अब देखिए, अब पहला तो परमिशन किसको था, एफपीआई को, दूसरे में परमिशन किसको मिल रहा है, एनआरआई को मिल रहा है, और ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इन टोटल ये सब भी तो भारत के बाहर के ही है ना, एनआरआई भी इंडिया में थोड़ी रहते हैं, ओवरसीज सिटीजन्स जो हैं वो इंडिया में थोड़ी रहते हैं, तो उनके लिए क्या है ज़रा देखिए। इनके लिए एक तो सबसे अच्छी बात है कि इनका कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि रहते भारत के बाहर हैं पर हैं तो इंडियन ही, है ना, तो वो इमोशन तो काम करता ही है। चलिए जी, वो गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटी में पैसा लगा सकते हैं, बस बेयरर सिक्योरिटी को छोड़ के। ट्रेजरी बिल में पैसा लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड, उस म्यूचुअल फंड या उस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो इक्विटी में ज़्यादा पैसा ना लगाता हो, ज़्यादा मतलब 50% तक लगाता हो चलेगा, 50 से ज़्यादा ना लगाए, फिर वही बात डेट वाला नेचर दिखना चाहिए। उसके बाद पीएसयू, अगर वो कोई बॉन्ड इशू कर रहे हैं उसमें पैसा लगा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स जो बॉन्ड इशू कर रहे हैं उसमें पैसा लगा सकते हैं। और फिर वही बात, लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर या लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल डिवेंचर्स, ठीक है, ये उन लोग के लिए अलाउड है। तीसरे में एनआरआई ओसीआई को बैंक ने जो डेट इंस्ट्रूमेंट इशू किया है रिपेट्रेशन बेसिस पे, और वो भी जो रेगुलेटरी कैपिटल के लिए एलिजिबल हो, उसमें भी वो पैसा लगा सकते हैं। तो एक लिस्ट है जो आपको याद करना पड़ेगा। तो इसी के साथ फेमा के अंदर के जो अमेंडमेंट हैं वो होते हैं ख़त्म, ठीक है। अच्छा, एक और भी है, ये भी अब आपको देखना पड़ेगा, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी रुक जाइए, अभी है ये एक और भी है ना। चलो ये क्या है ज़रा देखो। सबसे पहले ये है किसके ऊपर, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट है ना, ये देखो एक्सपोर्ट पे, बेसिकली इम्पोर्ट से नहीं, एक्सपोर्ट वाले पे है। चलिए एक्सपोर्ट वाले पे कहाँ पर है, मैं बताता हूँ यहाँ पे। टाइम लिमिट फॉर रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ गुड्स और सॉफ्टवेयर, इसमें रेगुलेशन नंबर 9 में थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। पहले इसको थोड़ा सा नॉर्मल कर देता हूँ, आप लोगों को दिखेगा नहीं ये, क्योंकि मेरे बुक में इतने ज़्यादा अमेंडमेंट बार बार हो गए ना कि अब पता ही नहीं चलता कि कौन सा अमेंडमेंट कब हुआ है, इसलिए बार बार कलर चेंज करना पड़ता है, कभी रेड करना पड़ता है, कभी ब्लू करना पड़ता है। अब थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आप लोग के लिए। तो सेलेक्ट ही नहीं हुआ। ठीक है, चलिए, अब वो जो पीरियड है ना, जब भी हम गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो पैसा हमें देना है या लेना है, ये बताओ पहले। जब भी हम गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे तो भारत के बाहर से पैसा हमें मिलेगा या हमें देना है पैसा। अरे इंपोर्ट करेंगे तब ना पैसा देंगे यार, अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पैसा देंगे नहीं, पैसा वहाँ से आएगा, है ना। तो देखो पैसा एक तो फॉरेन, बाहर से पैसा आएगा तो फॉरेन एक्सचेंज में आएगा। तो आप जानते हैं ना फेमा का क्या कहना है कि जो आपका फॉरेन एक्सचेंज बनता है वो आप ले ही लो, छोड़ना मत, क्योंकि अगर तुमने फॉरेन एक्सचेंज को छोड़ा तो ये तुम्हारा पर्सनल लॉस तो है ही, कंट्री का भी लॉस है।
है ना। तो इसलिए उन्होंने टाइम टेबल बना दिया है कि इतने दिन के अंदर आपको वो पैसा अपना रियलाइज कर लेना है अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो। इसका मतलब इंडिया के बाहर अगर आपका पैसा कहीं भी ड्यू होता है तो पैसा जल्दी से जल्दी रिसीव कर लो, वो पैसे मत छोड़ो, चूँकि वो क्या है, फॉरेन करेंसी है जो इंडिया आपके लिए तो ज़रूरी है ही है, वो आपका पैसा है, लेकिन वो पैसा कहीं ना कहीं नेशनल रिसोर्सेस भी है। तो उसके लिए टाइम टेबल बना दिया है। देखिए क्या है, सबसे पहला, जब भी आप एक्सपोर्ट करेंगे तो सुनते जाओ, जब भी आप एक्सपोर्ट करेंगे तो एक तो पूरा पैसा आना चाहिए, है ना, उसमें कहीं कमी नहीं होनी चाहिए। कमी नहीं होने का मतलब उसमें कोई भी चीज़ कम नहीं होना चाहिए, पूरा पैसा लेकर आओगे, ठीक है। आपको इंडिया के अंदर वो पैसा कितने महीने के अंदर ले आना है, 9 महीने के अंदर ले आना है। मतलब एक्सपोर्ट हुआ, एक्सपोर्ट के बाद पेमेंट आपका ड्यू हुआ, 9 महीने के अंदर वो पैसा भारत आ जाना चाहिए। बाकी किसी वजह से मान लीजिए कोई स्पेशल सिचुएशन आया तो आरबीआई इस 9 महीने को बढ़ा घटा भी सकता है। तो आरबीआई को पावर दिए हुआ है कि वो गवर्नमेंट के साथ बात करके इस 9 महीने के टाइम को बढ़ा घटा भी सकता है, लेकिन अभी 9 महीने का टाइम है। अब कुछ प्रोविजो हैं, प्रोवाइडेड आ गया ना, प्रोवाइडेड का मतलब एक्सेप्शन, कुछ प्रोविजो हैं। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए आपने जो गुड्स एक्सपोर्ट किया है वो उस वेयर हाउस में जा गया है ना, जो इंडिया के बाहर है। देखो लिखा ना, गुड्स आर एक्सपोर्टेड टू अ वेयर हाउस एस्टेब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया। और ये जो गुड्स एक्सपोर्ट हुआ था वो किसके परमिशन से हुआ था, आरबीआई के परमिशन से हुआ था, है ना। तो सबसे पहले कोशिश करना है इस केस में भी कि पैसा जितना जल्दी हो जाए रियलाइज कर लो। अरे भाई उस गोडाउन, उस वेयर हाउस में गया, उस वेयर हाउस का मतलब वो इस इंडिया के बाहर है, पर हो सकता है उस वेयर हाउस पे आपका खुद का कंट्रोल हो और आरबीआई के परमिशन से एक्सपोर्ट हुआ है। तो उस केस में बोला है कि आपको जितना जल्द से जल्द हो सके पैसा रियलाइज करो, लेकिन 15 महीने के अंदर। मतलब यहाँ थोड़ा रिलैक्स किया है, वहाँ 9 महीने था जनरली, यहाँ पे कह दिया कि चलो 15 महीने के अंदर क्या करो, आप रियलाइज कर लो। ऐसे भी वो गुड जो गया उस ऐसे वेयर हाउस में गया जिस पर आपका कंट्रोल है ही, तो उस केस में ज़्यादा डर नहीं है ना। तो उस केस में 15 महीने का टाइम दिया, 15 महीने के अंदर आप पैसा क्या कर लो, रियलाइज कर लो। फिर वही बात, आरबीआई भी चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस 15 महीने के लिमिट को भी आगे पीछे कर सकता है, ठीक है। बाकी ये सारे जो 9 महीने, जनरल रूल 9 महीने, लेकिन ये जो आरबीआई के परमिशन से तुमने ये किया और वो एक्सपोर्ट होकर वो ऐसे गोडाउन में गया, वेयर हाउस में गया जो आपके कंट्रोल में है, तो उसमें 15 महीने। बाकी इस दोनों केस में भी कभी भी अगर आपको लगता है कि कुछ अनफोर्सिन सिचुएशन हो गया, कुछ परेशानी हो गई, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन हो गया, इमरजेंसी आ गया, तो उस सब केस में अगर आप सफिशिएंट रीजनेबल कॉज बताओगे तो आरबीआई चाहे तो ये 9 महीने और 15 महीने के टाइम को एक्सटेंड भी कर सकता है ना। पर जनरल रूल है 9 महीने के अंदर एक्सपोर्ट का सारा पैसा ले आइए। बाकी अगर आपका वेयर हाउस आपके कंट्रोल में है, वो उसी वेयर हाउस में आपका एक्सपोर्ट का गुड्स गया है और आरबीआई के परमिशन से गया है, तो फिर वहाँ 9 महीने नहीं 15 महीने की लिमिट है। आगे बाकी आपने जो एक्सपोर्ट किया है वो एक्सपोर्ट कहाँ से हो रहा है भाई, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से हो रहा है, स्टेटस होल्डर एक्सपोर्टर, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, है ना, EHTP, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, BTP, इन लोग के यहाँ से हो रहा है। तो इस केस में भी कितना टाइम दिया हुआ है, 9 महीने का ही टाइम दिया हुआ है। बाकी फिर आरबीआई चाहे तो इस 9 महीने को भी आगे पीछे कर सकता है, और अगर सफिशिएंट कॉज है तो इस 9 महीने के टाइम को बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब जनरली तो 9 महीने ही ज़्यादा जगह है ना। अब एक बात बताइए, ये जो 9 महीने गिनते हैं या 15 महीने गिनते हैं या फिर से 9 महीने, जो 3 सिचुएशन मैंने बताया, ये जो गिनती होती है वो फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट। अगर मान लीजिए सॉफ्टवेयर है, अच्छा सॉफ्टवेयर डब्बे में पैक होके CDBD में पैक होके गया तो खैर जिस दिन यहाँ से शिपमेंट हुआ उस दिन से देखा जाएगा, है ना। लेकिन अगर वो ऑनलाइन गया है, सॉफ्टवेयर ऑनलाइन भी जा सकता है, ऑनलाइन गया है, तो जरा बताओ तो कब से माना जाएगा डेट ऑफ एक्सपोर्ट। तो यहाँ लिखा, फॉर द पर्पस ऑफ दिस रेगुलेशन द डेट ऑफ एक्सपोर्ट इन रिलेशन टू द एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इन अदर देन फिजिकल फॉर्म। फिजिकल फॉर्म में गया तो जनरली कि जिस दिन गया पता चल जाएगा। लेकिन अगर ऑनलाइन गया है तो ऑनलाइन गया है तो जिस दिन उसका इनवॉइस निकलेगा वही उसका डेट ऑफ एक्सपोर्ट माना जाएगा। फिर वहीं से वो जो 9 मंथ्स गिनना है या 15 महीने गिनना है या फिर 9 मंथ, जो भी सिचुएशन है वो वहाँ से गिना जाएगा, ठीक है जी। तो इसी के साथ आपका हो गया फेमा का जो अमेंडमेंट था वो कंप्लीट। फिर मैं बोल रहा हूँ, आपको मालूम होगा न्यू ECB आ चुका है। क्या आ चुका है, न्यू ECB। और न्यू ECB मैंने जून जुलाई वाले में करवा दिया था, अगस्त वाले में, तो वो आपको पढ़ना है ना। तो चलिए जी, अब बताइए सारे के सारे बच्चे,
अब सारे बच्चे कहेंगे कि सर हमें नोट्स, ये सारे नोट्स कब मिलेंगे? तो देखो भाई, आज मॉड्यूल फर्स्ट मॉड्यूल सेकंड दोनों मिला के CS एग्जीक्यूटिव का मेरे तरफ से अमेंडमेंट हो गया ख़त्म। ठीक है, अब उस केस में ये सारे के सारे नोट्स बन रहे हैं। जैसे CS एग्जीक्यूटिव फर्स्ट का एक पूरा फाइल बनेगा, उसके अंदर SBC भी है, कंपनी लॉ भी है, JIGL भी है ना। और उसमें पहले क्या प्रोविज़न था, अब क्या प्रोविज़न है, कोई न्यू कॉन्सेप्ट आया तो उसका एक प्रॉपर डिजाइनिंग हो के, ये अब डिजाइनिंग चालू है 2-3 दिन के अंदर, 2-3 दिन से भी पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये हो जाए। चूँकि आज अमेंडमेंट ख़त्म, अब तो आराम से सारे नोट्स अवेलेबल हैं। उसके डिजाइनिंग करके हम कॉमर्स एंड कॉमर्स वेबसाइट पे डालेंगे। कहाँ डालेंगे? कॉमर्स एंड कॉमर्स वेबसाइट पे हम डालेंगे। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, ये जो वेबसाइट है, कॉमर्स एंड कॉमर्स वेबसाइट है, ये क्या कहते हैं उसको, मैं भूल ही गया कौन सा है, ई बिजनेस का वेबसाइट क्या तो बोलते हैं इसको, है ना। तो वो है तो उस केस में इस पे ना 0 रुपीज़ किसी चीज़ पे नहीं लिखा जाता। 9 रुपये लिखा जा सकता है, 10 रुपये लिखा जाता है। तो इसमें तुम लोग घबराना नहीं, है ना। वो छोटा मोटा जो सबसे लोएस्ट अमाउंट हो कुछ भी उसमें डाल दिया जाता है। मतलब 0 डाल के हम उसके ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं हमने सारी ऑनलाइन सर्विसेज किसके ऊपर कर दी हैं, कॉमर्स एंड कॉमर्स पे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको इस तरीके से करूँ कि जिससे आराम से आप भारत में कहीं भी हों, आराम से उसको आप डाउनलोड कर लें। तो इसके लिए घबराना नहीं, है ना। तो कॉमर्स एंड कॉमर्स वेबसाइट से तुम लोग ले लेना ये सारे के सारे नोट्स। 2-3 दिन में आ जाएगा, बाकी मैं तुम लोग को ब्रॉडकास्ट भी भेज दूंगा और अपने स्टेटस पे भी लगाऊंगा। ठीक है जी। तो चलिए, आज का अमेंडमेंट सेशन यहीं तक, है ना। फिर मिलूंगा अगले अमेंडमेंट सेशन में, और जब तक मैं ना मिलूं, अब तो खैर एग्जीक्यूटिव के लिए कोई अमेंडमेंट नहीं है, अब प्रोफेशनल का एक अमेंडमेंट सेशन बाकी है। उसके बाद एग्ज़ाम गाइडेंस के लिए मैं कोई रूट सोच रहा हूँ कि मैं जूम के थ्रू करवाऊँ या फिर यूट्यूब लाइव ही आऊँ, है ना। पर जूम को मैं प्रायोरिटी देने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार मैं बच्चों से फेस टू फेस भी मिलूँ, है ना। तो देखता हूँ क्या क्या बात बनती है। तो उसके बाद मिलता हूँ आप लोगों से, है ना। और जब तक मैं ना मिलूँ, दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम प्रिपरेशन एंड द एग्ज़ाम्स, है ना।